नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के पहले चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने अपने इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के सिलेबस को चेंज कर दिया है। अब तक हम लोग आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद यह क्लियर हो चुका है कि आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब समस्या यह है कि YouTube के ऊपर आपको जितने भी लेक्चर देखने को मिलते हैं, जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं YouTube के ऊपर, वो तमाम क्लासेस आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी, जो कंप्लीटली आप सभी के लिए इररेलेवेंट हो चुकी है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मैं आ चुका हूं और आज से आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका टाइटल मैंने रखा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 करके। और ये एक ऐसा प्लेलिस्ट रहेगा जहां पर हम आपके ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपका इनकम टैक्स के अंदर सिलेबस पूछा जाता है, चाहे आप लोग बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एमकॉम या एमबीए के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सभी ताल्लुकात रखते हो, किसी भी सेमेस्टर के अंदर आप सभी के यहाँ पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये वीडियोज 101% रेलिवेंट रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये पहला क्लास रहेगा जहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, या मैं कहूं आपके टैक्सेशन के फाउंडेशन को ले करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 अमेंडेड बाय द फिनेंस एक्ट 2026 पढ़ने वाले हैं, और ये आपका रहने वाला है टैक्स ईयर 2026-27 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि सिलेबस के अंदर घुसे उससे पहले कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। सर, ये टैक्स क्या होता है, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, टैक्स जरूरी क्यों होता है, किसी भी कंट्री के अंदर टैक्सेशन का क्या सिस्टम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होता है, एक पर्टिकुलर सरकार होता है। उस सरकार के कंधे पर जिम्मेदारी होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री को रन करे और डेवलप करे। समझ में आया? यानी कि किसी भी कंट्री की रनिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उस कंट्री का एक तरीके से गवर्नमेंट जिम्मेदार होता है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग इंडिया की बात करते हैं, अब सवाल ये आता है कि सर, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को पावर चाहिए और किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए ना गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो अब इन दोनों का एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। माने कोई भी कंट्री है और उस कंट्री को अगर आपको रन करना है और डेवलप करना है, तो ध्यान से समझिएगा जो इंपॉर्टेंट बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। माने कोई भी देश की गवर्नमेंट की अगर आप लोग बात करते हो, उस गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री को अगर आपका क्या करना है, आपका रन एंड डेवलपमेंट करना है, यानी कि उसको चलाना है और क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसको डेवलप करना है तो हमें किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? सर, हमें यहां पर सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? सर, हमें सबसे पहले यहां पर आपके पावर की जरूरत पड़ेगी, और पावर के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सर, मनी की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको ध्यान से समझना है, सर अगर आप लोग पावर की बात करते हो तो किसी भी सरकार को पावर कौन देता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट को पावर देता है उस पर्टिकुलर देश का संविधान, जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पावर है ना गवर्नमेंट के पास, सर वो कहां से आती है? सर, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। माने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो किसी भी गवर्नमेंट को पावर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको केवल एक आर्टिकल ध्यान रखना है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 246। अब आर्टिकल नंबर 246 के अंदर, और स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा आर्टिकल नंबर 246, और अगर आप लोग यहां पर शेड्यूल की बात करते हो तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 7th शेड्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक को आप लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, एक को आप लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर, यहां पर हमारे पास कितनी लिस्ट रहेंगी? सर, लिस्ट नंबर 1 रहेगा। इसी तरीके से आप लोग इसको क्या कहोगे? लिस्ट नंबर 2 कहोगे। लिस्ट नंबर 2 को आप लोग क्या कहते हो?
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हो, और यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हो। समझ में आया? तो कितनी लिस्ट हो गई, 2 लिस्ट है हमारे पास, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर अगर आप लोग यहाँ पर शेड्यूल 7 की बात करते हो तो हमारे पास 2 तरीके की लिस्ट है, एक आपका यूनियन लिस्ट होता है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और स्टेट लिस्ट के अंदर जो पावर है वो आपकी एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर अगर आप एक एंट्री मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिएगा, आपको एंट्री नंबर 82 चेक करना है, माने जो आपका एंट्री नंबर 82 है ना, वो आपका बताता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो आपका टैक्स ऑन इनकम से रिलेटेड प्रोविजन बना सकती है, कानून बना सकती है। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं, मैंने क्या बताया, टैक्स ऑन इनकम की अगर आप लोग बात करते हो, माने किसी भी देश के अंदर जो भी लोगों की इनकम है उसके ऊपर टैक्स से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हो तो यहां पर ये आपका एक्सेप्शन रहेगा, माने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होता कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कानून बना सके टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है तो ये पावर किसके पास जाता है, तो जरा गौर फरमाइएगा, ये वाला जो पावर है ना ये आपका एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट लिस्ट के अंदर अगर आप लोग आते हो, स्टेट लिस्ट के अंदर आपको चेक करना है एंट्री नंबर 46, नोट कर लीजिए आपका कौन सा रहेगा सर, एंट्री नंबर 46 रहेगा, जहां पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है। मैं इसको एसजी से लिख देता हूं कि वो किससे रिलेटेड प्रोविजंस या एक तरीके से टैक्स से रिलेटेड एक तरीके से कानून बना सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हो तो यहां पर आपका आर्टिकल नंबर 246 अलोंग विद द जो आपका शेड्यूल 7 है, वहां पर आपको 2 लिस्ट देखने को मिलती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन किया गया है, और यूनियन लिस्ट के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन किया गया है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट एंट्री है 82 रहेगा, यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट एंट्री है वो 46 रहेगा। एंट्री नंबर 46 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होते हैं कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो राइट है किसके पास नहीं होते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आप पावर की बात करते हो तो सर पावर किसी भी गवर्नमेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर आप लोग इंडिया की बात करते हो, हिंदुस्तान की बात करते हो, तो हिंदुस्तान के अंदर आप सभी ने पढ़ लिया एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर आपको यहाँ पर पावर देखने को मिलता है। अब दूसरा सवाल आता है, सर इसको डेवलप करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, मनी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये पैसा हमें कहां से मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट के पास ना केवल एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, किसी भी गवर्नमेंट के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब आप हो सकता है ये चीज पहली बार सुन रहे हो, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे अगर आप लोग बात करते हो, किसी भी गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होता है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या रहेगा सर, आपके बिजनेस रहेंगे। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर गवर्नमेंट के भी बिजनेस होते हैं, यस पीपल, गवर्नमेंट के भी बिजनेस होते हैं। दूसरा, काफी सारी गवर्नमेंट है ना जो पैसा कहां से लेती हैं, चल अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के भी अपना काम चलाती हैं। और तीसरा एक तरीका रहता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, टैक्स के नाम से जानते हो। तो जरा गौर फरमाइएगा, गवर्नमेंट के पास केवल एक तरीका नहीं होता पैसा कमाने का, मल्टीपल तरीके होते हैं, जहां पे सबसे पहला हमारे पास गवर्नमेंट बिजनेसेस भी होते हैं। अब काफी सारे बच्चे पूछेंगे मेरे से कि सर गवर्नमेंट के पास कौन सा बिजनेस होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। अगर आप लोग बात रेलवे की करते हैं, तो अगर आप रेलवे की बात करते हैं तो सर ये गवर्नमेंट का बिजनेस रहेगा। जैसे अगर आप लोग बात एलआईसी की करते हैं तो सर ये भी क्या है, गवर्नमेंट का बिजनेस है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द बिजनेस जिनसे कोई भी गवर्नमेंट आपका स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या बताया, लोन, तो लोन से तो पैसा कमाते ही कमाते हैं। तीसरा तरीका क्या रहेगा, टैक्स, जिसको हमें पढ़ना है। टैक्स का मतलब जिसको आप लोग कर कहते हो। अब सवाल ये आता है सर अगर आप टैक्स
की डेफिनेशन की बात करते हो तो टैक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी सर? टैक्स की डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं। टैक्स का मतलब होता है ये अपने आप में आपका एक कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जिसको इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी भी एंटिटी के ऊपर, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर नेशन को डेवलप कर सके, रन कर सके। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप लोग क्या कहते हो? टैक्स कहते हो। ठीक है, तो ये जो आपका कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हो? टैक्स कहते हो। अब आपको ध्यान ये देना है सर, टैक्स को आप लोग दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हो। एक आपका डीटी रहता है, एक आपका क्या रहता है? आईडीटी रहता है। ठीक है, डीटी का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। आईडीटी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। डायरेक्ट टैक्स आप लोग यहां पर अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर पढ़ते हो, और अगर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो ये आपको सेमेस्टर 6 के अंदर देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग जैसे अपने जीएसटी की बात करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हो, इसके अलावा अगर आप लोग कस्टम ड्यूटी की बात करते हो तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसी तरीके से अगर आप लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका आता है इनकम टैक्स आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, इसके अलावा भी आपका एक कैपिटल गेन टैक्स आएगा। तो अब कुल मिलाकर के हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस है जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको अभी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये आपको क्लियर करना है कि किसी भी नेशन को, किसी भी देश को रन करने के लिए और डेवलप करने के लिए वहां पर आपको दो चीजों की जरूरत रहती है, पावर की और पैसे की। ठीक है, पैसा तीन तरीके से गवर्नमेंट कमाती है, बिजनेस से, लोन से और टैक्स से। टैक्स भी हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने आपको बताया पावर की अगर आप लोग बात करते हो तो आपको याद रखना है आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर आपको दो लिस्ट देखने को मिलती है। एक आपका लिस्ट नंबर 1 रहेगा जिसको आप लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, एक आपका सेकंड लिस्ट रहेगा जिसको आप लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। स्टेट लिस्ट के केस में एंट्री नंबर 46 है और यूनियन लिस्ट के केस में एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो आपका टैक्स ऑन इनकम से रिलेटेड कानून को सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो लेवी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड टैक्सेशन की पूरी पावर होती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको जरा गौर फरमाइएगा। अब ये जो चीजें मैं इसको भी थोड़ा सा रफ करके ना थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट्स को जब एक्सेस करें ना तो आपको लगे कि प्रिंट करवाएं तो भी आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने बताया सर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की अगर आप लोग बात करते हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंट्री को रन करेगी और उसके बाद क्या करेगी सर, उसके डेवलपमेंट को देखेगी। ठीक है, तो ये दोनों काम कैसे होंगे सर? पैसे की बदौलत होंगे और आपके पावर की बदौलत होंगे। ठीक है, क्लियर रहा? तो यहां से आपका किसका जन्म हुआ है सर? आपके इनकम टैक्स का जन्म हुआ है जिसको आप लोग डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, जो आपको सेमेस्टर 5 के अंदर अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर इसको अलग अलग सेमेस्टर के अंदर ऑफर करती है, बदलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रही? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन तमाम चीजों को लिखना है ये जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टैक्स पढ़ेंगे। अब बात आती है सर टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया, टैक्स अपने आप में एक ऐसा कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी का मतलब वॉलेंट्री नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है। जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रहेगा जिसको कौन इंपोज करता है सर? कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट इंपोज करता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर, या जितने भी आपके अदर पर्सन है जिन जो आपका अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंडर आता है उनके ऊपर इंपोज किया जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना, ये आप लोग पे तो करते हो, बिजनेस पे तो करता है, इंडिविजुअल पे तो करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग द डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है ना, आप लोग बिना डायरेक्ट बेनिफिट को एक्सपेक्ट किए आप लोगों को ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करना पड़ता है। अब ये जो आपका अमाउंट कलेक्ट किया जाता है किसी भी
भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका यूज कहां पे होता है, फाइनेंशियल पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, एंड प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विसेज को, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, आप जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हो, जैसे अगर आप लोग बात करोगे सर गवर्नमेंट के केस में, सर अगर आप लोग हॉस्पिटल्स की बात करते हो, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स कैसे चलते हैं सर, टैक्सेशन के पैसे से चलते हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के पैसे से चलते हैं। जैसे अगर आप लोग यहां पर माय डियर फ्रेंड स्कूल्स की बात कर सकते हो, और भी हमारे सारे बतेरे सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे से ही उनको मेंटेन किया जाता है, उनको फंड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिना डायरेक्ट बेनिफिट को एक्सपेक्ट किए हुए आप एक कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो, टैक्स बोलते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, टैक्स की बात करते हो और टाइप्स ऑफ द टैक्स की बात करते हो, तो हमने दो कैटेगरियां बना दी है। कितनी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। एक कैटेगरी रहेगी जिसको आप लोग डीटी कहेंगे, एक कैटेगरी रहेगी जिसको आप लोग आईडीटी कहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जहां पर आप टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया, जैसे मैंने इनकम अर्न किया है, ठीक है, अब इस इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स देना है, तो ये बर्डन मेरे ऊपर ही रहेगा, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, मैं इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन जहां पे आप लोग टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर देते हो, और जो टैक्स का जो बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उस टैक्स को आप लोग क्या कहोगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहोगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग दो टैक्स पढ़ते हो, एक हमारे सिलेबस के अंदर है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स हो गया, और दूसरा क्या रहेगा सर, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग जीएसटी पढ़ते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करके। इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ते हो, आप यहां पर कस्टम लॉ भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। अगर आप लोग बात पहली कैटेगरी की करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन, जो आपका टैक्स जनरली फॉल ऑन द सेम पर्सन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि आप लोग बर्डन को शिफ्ट कर सके, तो ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप लोग बात डायरेक्ट टैक्स की करते हो तो इज द टैक्स वेयर द लीगल लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा, मैं जस्ट इसका थोड़ा सा थिकनेस ले लेता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वेयर द लीगल लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स जनरली फॉल ऑन द सेम पर्सन, द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इम्पोज। ये भी ध्यान रखना है, उस व्यक्ति को आप लोग क्या कहोगे जिसके ऊपर ये आपका टैक्स का जो बर्डन है वो इंपोज किया गया है, दैट कैन नॉट ऑर्डिनरी शिफ्ट द बर्डन टू द अनदर पर्सन। समझ में है ना, ये क्या नहीं कर सकता है सर, बर्डन को किसी और व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे बात अगर आप लोग यहां पे करते हो तो सर आप इनकम टैक्स की कर सकते हो, आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स की कर सकते हो, कैपिटल गेन टैक्स एज ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है। कुल मिलाकर के आप दो चीजों पर बात कर सकते हो, एक आपका क्या रहेगा, इनकम टैक्स, दूसरा क्या रहेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी कि डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग अमूमन इनकम टैक्स की बात करते हो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लोग यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हो। हमारे सिलेबस के अंदर क्या डाला गया है सर, हमारे सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स के अंदर भी हमें कौन सा एक्ट फॉलो करना है, आईटी एक्ट 2025 आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो दूसरी कैटेगरी का टैक्स क्या रहेगा सर, इसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब एक ऐसा टैक्स जहां पर आप लोग टैक्स के बर्डन को, टैक्स की लायबिलिटी को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप लोग क्या कर दोगे, इकोनॉमिक बर्डन टू द अनदर पर्सन, यूजुअली कंज्यूमर के ऊपर जो आपका बर्डन शिफ्ट किया जाता है सर, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कैटेगरी के अंदर आता है। जहां पे आप लोग सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हो। इसी तरीके से जो दूसरा रहेगा सर, वो क्या रहेगा, आपका कस्टम ड्यूटी रहेगा। समझ में आया, तो ध्यान दीजिएगा डीटी के अंदर क्या आएगा और आईडीटी के अंदर क्या आएगा। मोटा मोटा आप लोग कह सकते हो सर, टैक्स आपका रहता है, और टैक्स के अंदर आप लोग दो कैटेगरियां बना देते हो, एक डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी हो जाएगा, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको दो टैक्स अमूमन पढ़ने पड़ते हैं। पहला क्या रहेगा सर, आपका इनकम टैक्स रहेगा, दूसरे को आप लोग
सीटी माने कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जानते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप लोग अमूमन जीएसटी की बात करते हो और यहाँ पर आप लोग किसकी बात करते हो सर, आपके कस्टम लॉ की बात करते हो। ठीक है, अब ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये आपको आपके सेमेस्टर 6 के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हमें किसके ऊपर फोकस करना है सर, आपके इनकम टैक्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पे सवाल आता है सर, आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे तो आपका क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, सब्जेक्ट का नाम देखेंगे, तो सब्जेक्ट के नाम की अगर आप लोग बात करोगे तो देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है सर, वहां पे आपका लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके। तो बुनियादी तौर पे सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर हम लॉ पढ़ रहे हैं कि एक्ट पढ़ रहे हैं, माने हमें पढ़ना क्या है, हमें लॉ पढ़ना है कि एक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट के टाइटल से तो आपको क्लियर हो गया होगा हमें टेक्निकली क्या पढ़ना है सर, लॉ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिखा हुआ है। ऑफिशियली अगर आप लोग बात करोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है कि सर हमें एक्ट पढ़ना है कि लॉ पढ़ना है। एग्जैक्टली दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ठीक है, अगर आप लोग लॉ की बात करते हो ना, तो लॉ अपने आप में एक वाइड टर्म है। जैसे आप लोग ये क्या कहोगे सर, ये आपका लॉ रहेगा। जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करोगे तो ये आपका इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो जो लॉ होता है ना, वो ब्रॉडर एक्सपेंशन होता है, वाइडर टर्म होता है। इस लॉ के अंदर आप लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हो सर, आप लोग एक्ट को पढ़ते हो। ठीक है, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर रूल्स को पढ़ोगे, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर सर्कुलर्स को पढ़ोगे, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आप लोग किसको पढ़ोगे, नोटिफिकेशन को पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान ये देना है सर, जो आपका लॉ होता है ना, लॉ अपने आप में एक वाइडर एक्सपेंशन होता है, एक वाइडर टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, एक आपका वाइडर टर्म होता है जिसके अंदर आप लोग एक्ट को भी पढ़ते हो, रूल को भी पढ़ते हो, सर्कुलर्स को भी पढ़ते हो, जुडिशरी का जो डिसीजंस आते हैं उनको भी पढ़ के चलते हो। ठीक है, तो टेक्निकली आपको लॉ पढ़ना है और लॉ के अंदर भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक्ट भी स्टडी करना है, आपको रूल भी स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोग इनकम टैक्स रूल 2026 के नाम से यहाँ पे पढ़ने वाले हो, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग जरा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है सर, आपका सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया है, आपका इनकम टैक्स लॉ को डिफाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स लॉ अपने आप में एक ब्रॉड एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक ब्रॉड एक्सप्रेशन होता है। इट मीन द कंप्लीट बॉडी, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट बॉडी ऑफ ए लीगल प्रोविजन गवर्न द लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स। समझ में आया, माने कि आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट बॉडी रहेगा। लॉ का मतलब है टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड ना। जैसे अगर आप लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करेंगे तो लॉ का मतलब इट्स ए कंप्लीट बॉडी, जहां पे आप लोग लेवी से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम चीजों का काम आप लोग देखने वाले हो। बाय द वे एक चीज आपको बता देता हूं सर, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो ना, तो आपका इनकम टैक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, तो सर आपका ये सीबीडीटी देखता है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो क्या रहेगा सर, आपका ये क्या रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करके रहेगा। तो ये सारा कौन देखने वाला है सर, आपका डायरेक्ट टैक्सेस करके रहेगा। ये सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर, आपकी सीबीडीटी की रहेगी। ठीक है, तो सीबीडीटी टैक्स जो आपका इनकम टैक्स है, उसके जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसको कौन देखता है सर, सीबीडीटी देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा। जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करेंगे, इनकम टैक्स रूल 2026 की बात करेंगे, इसके अलावा काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, काफी सारे सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिनको आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, इशू करता है। इसके अलावा काफी सारे जुडिशियल डिसीजन आते हैं, इसके अलावा काफी सारी और भी बतेरी चीजें होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं
जो आपको पढ़नी है, आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल हो गया, नोटिफिकेशन हो गए, सर्कुलर्स हो गए और आपका जुडिशियल डिसीजन हो गया। ठीक है, कलेक्टिवली आप लोग इनको क्या कह दोगे सर? हम इनको क्या कह देंगे सर? ये आपका क्या बन जाएगा? इनकम टैक्स लॉ बन जाएगा। समझ में है? तो ये आपको समझना है, लॉ के अंदर और टेक्निकली एक्ट के अंदर बड़ा सारा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो आप लोग कहोगे इनकम टैक्स लॉ इज इक्वल टू द इनकम टैक्स एक्ट प्लस में इनकम टैक्स रूल्स प्लस में इनकम टैक्स नोटिफिकेशन प्लस में सर्कुलर्स प्लस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्लस में अदर एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस। ठीक है, कलेक्टिवली सबको क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली सबको माय डियर फ्रेंड्स यहां पर इनकम टैक्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनकम टैक्स लॉ का मीनिंग क्या होता है और इनकम टैक्स लॉ और एक्ट के अंदर बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है। ठीक है, अब सवाल करते हैं सर, अगर आप लोग यहां पर आईटी एक्ट, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके आईटी एक्ट 2025 की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें यही पढ़ना है तो मैं इसी पर चर्चा कर लेता हूं। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हो तो यहां पे ना आपको टैक्सेशन से रिलेटेड तमाम प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन तमाम प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ रूल्स की जरूरत रहेगी। वो रूल्स आपके इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करेंगे, जिनको आप लोग क्या कहोगे? इनकम टैक्स रूल कहोगे। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स रूल क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है और इनकम टैक्स लॉ क्या होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको एक्ट पढ़ना है कि लॉ पढ़ना है? हमें लॉ पढ़ना है। लॉ के अंदर आप लोग एक्ट को भी पढ़ेंगे, रूल्स को भी पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, सर्कुलर्स को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल डिसीजन को भी आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स लॉ एंड द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहां तक आपको क्लैरिटी रहा होगा। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सर इस टैक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने बताया किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को रन एंड डेवलप करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपका पावर रहता है, एक आपका मनी रहता है। पावर उसको कहां से मिलता है? आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, जहां पर आपको शेड्यूल 7 के अंदर दो लिस्ट देखने को मिलती है। एक यूनियन लिस्ट होता है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट को फर्स्ट बोलते हो, स्टेट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 46 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हो तो बुनियादी तौर पे आप लोग ये बोल सकते हो कि यहां पर ना आपके एग्रीकल्चरल इनकम के टैक्सेशन से रिलेटेड पावर है। ठीक है, बाकी जितना भी केसेस बच गया इनकम के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और ये कहां पे लिखा हुआ है? यहां पर आपके एंट्री नंबर 82 के अंदर लिखा हुआ है। वहीं अगर आप लोग पैसे की बात करते हैं तो मैंने बताया बिजनेसेस हो गए, लोन हो गया और टैक्स हो गया। टैक्स में दो कैटेगरियां बनी जिनको हमने पढ़ा, एक डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है, एक आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा सर? आपका एक इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है कि एक्ट पढ़ना है और दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे फर्क क्या होता है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है इंडिया के अंदर इनकम टैक्स का? ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीजों को अच्छे से लिखना पड़ेगा तो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल सा टेबल है जहां पर आपको दो तीन जानकारी दिखेंगी। यानी कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन लिखा हुआ है, यहां पे ये क्या प्रोवाइड करता है ये लिखा हुआ है और यहां पे आपका रेलिवेंसी टू द इनकम टैक्स रहेगा। ठीक है, ये समझ में है? जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 245, आप लोग चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो आपका 246(1) रहने वाला है, यहां पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर ओवर द यूनियन लिस्ट। समझ में है? तो आप इस वन को भी छोड़ दीजिए। केवल अगर आप लोग 246 की बात करेंगे तो दो लिस्ट आ जाएंगी, यूनियन लिस्ट आ जाएगी और एक आपकी स्टेट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे 7th शेड्यूल और लिस्ट नंबर 1 की बात करते हो तो आपका यूनियन लिस्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर आप लोग लिस्ट नंबर 2 की बात करोगे तो ये आपका स्टेट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट रहेगा, कंटेन द टैक्सेशन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स। समझ में है? तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी। और लिस्ट नंबर 1 का, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 देखेंगे तो टैक्स ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम, ये बात मैंने आपको बताया। अगर आप लोग यहां पर एंट्री नंबर 82 की बात करते हैं लिस्ट नंबर 1 के अंदर तो यहां पे आपको टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम देखने को मिलेगा। वहीं
अगर आप लोग यहाँ पे आर्टिकल 265 की बात करेंगे, नो टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी लॉ है ना वो अथॉरिटी बनाएगी। बाकी लिस्ट नंबर 2 के अंदर अगर आप लोग एंट्री नंबर 46 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, टैक्सेशन ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, और ये कहां पर है, किसके पास है सर, ये पावर आपका स्टेट के पास है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। अच्छा, कई बार आपके दिमाग में ये भी आएगा कि अभी तक आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना वो आपका इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से बाहर रखा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकता है, तो ऐसा करता क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग देखेंगे उनकी मर्जी, एक तो जवाब ये है। ठीक है, दूसरा जवाब ये है कि ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाना एक बड़ा रॉन्ग पॉलिटिकल मूव साबित हो सकता है। दैट्स व्हाई इस चीज के अंदर कोई भी पैर नहीं फंसाता है। ठीक है, समझ में मेरी बातें, तो प्लीज जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो ये आपका एक डिटेल्ड कंपैरिजन था जो मैंने इनिशियली आपको बताया कि जैसे हमने आपका लॉ स्टार्ट किया ना, जैसे आपका इनकम टैक्स स्टार्ट किया, वहां पे हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में जाकर के चर्चा ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाने वाला हूं सर, जो पहले आपका एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 2025 और अभी जो आपका एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सॉरी, पहले जो आपका एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अभी जो आपका एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। वैसे तो डिफरेंस काफी सारे हैं, सारे सेक्शंस बदल चुके हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए सर, हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से और 2025 पर क्यों आना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, यहां पे बड़ा सवाल यह है कि हम शिफ्ट क्यों हुए, तो गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहां पे जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये एक ऐसा टैक्स था, ये एक ऐसा एक्ट था जो करीब करीब 6 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका था। और 6 दशक से ज्यादा मतलब 60 साल से ज्यादा पुराना ये एक्ट आप लोग मोटा मोटा रफली कह सकते हो। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ना, क्योंकि हर साल अमेंडमेंट होते हैं आपके टैक्स के अंदर, अमेंडमेंट हो करके ये इतना पचड़ा हो चुका था, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था, इतना पेचीदा हो चुका था कि यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना आगे जाके डिफिकल्ट होने वाला था। तो दैट्स व्हाई अभी की करंट सिनेरियो के हिसाब से, इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से हमने एक नया फ्रेश टैक्स लेके आए जिसको क्या बोला गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से बोला गया। ठीक है, जैसा कि स्टेटस की बात करते हो तो मैंने बताया ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, रिपील्ड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 सब्जेक्ट टू सेविंग और ट्रांजैक्शन, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो तो ये वाला जो एक्ट है ना, ये आपका लागू हो चुका है किसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स, आपका होल इंडिया के ऊपर, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। यस पीपल, आपने सही सुना, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर आपका क्या लागू हुआ है सर, आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ है। और सर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या इसका अगर आप लोग कम इनटू द फोर्स की बात करोगे तो 1 अप्रैल 2026 इसका आपका इंप्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड रहेगा, या जिसको आप लोग कमेंसमेंट के नाम से जानते हो। ये आपका ऑफिशियल टैक्स है, ये ऑफिशियल आपका एक्ट है, जहां पे पहली ही लाइन यही लिखी हुई है कि ये आपका इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये किसके ऊपर है, होल ऑफ द इंडिया के ऊपर है, एंड इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 2026। ठीक है, ये कब से लागू हुआ है सर, आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, अब कमेंसमेंट की बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा, कमेंसमेंट आप लोग जानते हो सर, यहां पर 1 अप्रैल 1962 को हुआ था, लेकिन अगर आप लोग 2025 की बात करते हो तो अभी 1 अप्रैल 2026 से इसका कमेंसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अब बुनियादी तौर पे मैं आपको समझाता हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग बात डिफरेंस की करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, पहले जो आपका बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसके अंदर माय डिफरेंस टोटल कितने सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं सर, ये आपके 819 सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये केवल 819 थे, जरा गौर फरमाइएगा, क्या केवल ये आपके 819 थे, तो जवाब है नहीं। इनके अंदर भी आपको मल्टीपल सबसेक्शन देखने को मिलते थे। जैसे अगर आप लोग 88 की बात करते तो उसके अंदर आपको अलग अलग सबसेक्शन देखने को मिलते थे, लेकिन पहले के हिसाब से अगर आप लोग ऑन रिकॉर्ड की बात करते हो तो आपको 819 सेक्शन देखने को मिलते थे। वही शेड्यूल की अगर आप लोग बात करते हो तो कितने होते थे सर, आपके 14
शेड्यूल होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है सर अभी की अगर आप लोग बात करें तो अभी के हिसाब से हमारे पास 536 आपके क्या रहेंगे, सेक्शन रहेंगे, लेकिन आपके 16 क्या है, शेड्यूल है। लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ जिक्र करना चाहूंगा। सर अभी अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं सर, आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये आ गया आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, अब यहाँ पे जरूर गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हो, ठीक है, आप लोग किसकी बात करते हो, नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हो, तो कितना है सर आपका 536 सेक्शन है। लेकिन अगर आप लोग इफेक्टिव सेक्शन की बात करते हो, ध्यान से समझना किसकी बात कर रहा हूं मैं सर, आपके इफेक्टिव सेक्शंस की बात कर रहा हूं, तो सर वो आपके कितने रहने वाले हैं, 536 रहने वाले हैं। ठीक है, कितने रहने वाले हैं, सॉरी 535 रहने वाले, कितने रहने वाले हैं, 535 रहने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अभी जो आपका फिनांस एक्ट आया था, ठीक है, एक्ट ही बोलूंगा मैं, बिल नहीं बोलूंगा, इनके बीच में क्या फर्क होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे फिनांस एक्ट की बात करते हो, ठीक है, कौन सा एक्ट आया था, अभी 2026 आया था, तो वहां पर बताया गया दो ऐसे सेक्शन है जो यूजलेस है। ठीक है, आपके कितने सेक्शन है इस एक्ट के अंदर, दो सेक्शन ऐसे हैं जो कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके यूजलेस हैं, तो उनको क्या कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब अगर आपका रिमूव किया गया है तो जरा गौर फरमाइएगा वो सेक्शन कौन कौन से है, तो ध्यान दीजिएगा आपका सेक्शन 443 रहेगा अलोंग विद 447 रहेगा। दो सेक्शन है जो आपको लिस्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, इन दोनों सेक्शन को इस बार आपके इन फिनांस एक्ट 2026 के अकॉर्डिंग अमांड कर दिया गया है और इनको आपके एक्ट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि क्या केवल सर बाहर किया है, कोई एक्ट सॉरी आपका सेक्शन ऐड भी हुआ है, तो इसका आंसर है यस, आपका एक सेक्शन यहां पर आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर एक सेक्शन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अब सवाल आता है वो सेक्शन कौन सा है, तो सर वो आपका सेक्शन रहेगा 354A। ठीक है, याद रखिएगा एक नया सेक्शन कौन सा ऐड किया गया है, 354A करके एक नया सेक्शन यहां पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, इफेक्टिव सेक्शन 535 रहेंगे और यहां पर शेड्यूल्स की अगर आप लोग बात करते हो तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो शेड्यूल कितने हैं, 16 शेड्यूल हैं, पहले कितने होते थे, 14 शेड्यूल होते थे। ठीक है, अब दो सेक्शन को रिमूव किया गया है, एक सेक्शन को डाला गया है, इस बात पर भी आपको गौर फरमाना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 2025 जिसको आपको पढ़ना है। बाकी यहां पर सेक्शन वगैरह सब बदल चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताऊंगा, पहले अगर आप लोग ओल्ड टैक्स की बात करते हो, ठीक है, या फिर आप लोग यहां पे कहोगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोग यहां पर ना मान लीजिए ओल्ड एक्ट की बात करते हो, ठीक है, ओल्ड एक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, अगर आप लोग यहाँ पे ओल्ड एक्ट की बात करते हो, माने आपका जो आईटी एक्ट 1961 होता था, उसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था जो बच्चों को काफी कंफ्यूज करता था, जिसको आप लोग किस नाम से जानते थे माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग इसको प्रीवियस ईयर के नाम से जानते थे, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता था जिसको आप लोग यहाँ पर असेसमेंट ईयर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा असेसमेंट ईयर को आप लोग AY से रिप्रेजेंट करते थे और प्रीवियस ईयर को आप लोग PY से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब इन दोनों को ना रिप्लेस कर दिया है एक इंपॉर्टेंट टर्म के द्वारा, जिसको आप लोग यहां पे किस नाम से जानोगे सर, उसको आप लोग यहां पर टैक्स ईयर के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे, टैक्स ईयर के नाम से जानोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टैक्स ईयर। और टैक्स ईयर का सीधा सीधा मतलब है इट इज द ईयर ऑफ इनकम। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे सर, इसका क्या मतलब रहेगा सर, इसका मतलब रहेगा ईयर ऑफ इनकम, माने जिस साल आपने पैसा कमाया सर वो क्या है, आपका ईयर ऑफ इनकम है। दैट्स व्हाई अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना इनकम टैक्स, वो किस टैक्स ईयर के लिए पढ़ रहे हो सर, आपका 2026-27 के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि यही आपका क्या है, ईयर ऑफ इनकम है। ठीक है, तो पहले जो आपका प्रीवियस ईयर होता था, पहले जो आपका असेसमेंट ईयर होता था, वो तमाम चीजें अब नहीं है, उनकी जगह केवल एक आपका ईयर आ गया जिसको आप लोग क्या कहते हो, टैक्स ईयर कहते हो। समझ में आई मेरी बातें? तो ये पहले बच्चों को कंफ्यूजन होता था प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर के अंदर बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता, अब ये हट चुका है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लैरिटी मिल गया होगा आपको, मोटा मोटा एक आइडिया लगा होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सीन क्या रहता है। ठीक है, अब सवाल आता है सर ये जो फिनांस एक्ट 2026 है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको समझ लेते हैं। सर
मैंने तो समझा था बजट होता है सर, आपका एक फिनांस एक्ट होता है, एक फिनांस बिल होता है, ये क्या लफड़ा, ये क्या पचड़ा है? तो इसको आपको समझना है। जब भी आप लोग यहां पर टेक्निकली सोचेंगे तो हर साल की अगर आप लोग बात करते हो, क्या करते हो, हर साल की बात करते हो, तो यहां पे आपका पार्लियामेंट के अंदर एक बजट आता है। क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका एक बजट आता है। तो मैं इसको जरा बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपका बजट है, ठीक है। अब इस बजट को प्रेजेंट कौन करता है? सर, इस बजट को प्रेजेंट करने का जिम्मेदारी होता है मौजूदा फिनांस मिनिस्टर का। किसका होता है? मौजूदा फिनांस मिनिस्टर का होता है। फिलहाल मौजूदा फिनांस मिनिस्टर कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अब वो क्या करेंगी सर? वो आपका पार्लियामेंट के अंदर जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, किसकी बात हो रही है? आपके पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ना बजट पेश किया जाता है। अब इस बजट के अंदर ना आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? जरा गौर फरमाइएगा। इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम लोग फिनांस बिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं सर? आपका फिनांस बिल के नाम से जानते हैं। तो सर जैसे अभी के हिसाब से बात करोगे तो ये आपका क्या माना जाएगा? फिनांस बिल 2026 माना जाएगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट कौन करता है सर? आपका मौजूदा फिनांस मिनिस्टर है। जैसे अभी के हिसाब से निर्मला सीतारमण है, वो प्रेजेंट करती है। और ये आपका हर फेब को, 1 फेब को, जैसे अभी के हिसाब से अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका 1 फेब 2026 को इसको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 1 फेब 2026 को इसको प्रेजेंट किया गया था। और क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर आएगा, कहां पे आएगा सर? पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा सर? इसको पास कराना पड़ेगा। कहां से? आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आपका लिख देता हूं सर, ये क्या हो गया, कहां से पास होगा सर? ये आपका लोकसभा से भी, एंड आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका राज्यसभा से भी ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड? पास होगा। जैसे ही आपका पास हो जाता, पास होने का मतलब है सर इसके ऊपर यहां पर अभी पार्लियामेंट के बेस पे डिस्कशन भी होता है। क्या होता है? डिस्कशन, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे सर? आपका डिस्कशन रहेगा। अपोजिशन पार्टी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी इसके ऊपर प्रॉपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। यानी कि एक अच्छा खासा हेल्थी डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद ये पास होगा या लोकसभा और राज्यसभा से। जैसे ही आपका पास होता है फिर ये किसके पास जाता है? मौजूदा प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? जो भी आपका मौजूदा प्रेसिडेंट है, जैसे आपका अभी हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तो वो क्या हो जाएंगी? प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहां पर ना अगर एक बार इस फिनांस बिल के ऊपर द्रौपदी मुर्मू ने साइन कर दिया, साइन करने का मेरा मतलब है उन्होंने अगर अपना एसेंट दे दिया, अपनी सहानुमति दे दी, तो वहीं पे उसी टाइम पीरियड में, उसी सन, ये जो आपका फिनांस बिल 2026 है वो क्या बन जाएगा सर? आपका फिनांस एक्ट 2026 बन गया, ठीक है। अब इसके लिए भी डेट आपको याद रखनी, आई थिंक 13/3/2026, यानी कि यहाँ पे कब साइन हुआ था सर? आपका 13/3, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 13 मार्च 2026 को यहाँ पर इसके ऊपर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था? आपका साइन किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, ये उस टाइम पे क्या बन जाएगा? फिनांस एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब फिनांस एक्ट के अंदर ना आपको बतेरे सारे क्या देखने को मिलते हैं? अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है आपने जो पहले, अभी जो आपका जैसे एक बार एक्ट बन गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो अमेंडमेंट करने, तो किसके थ्रू होंगे सर? वो आपके बिल के अंदर लिखे जाएंगे, बजट होगा, उसको फिर एक्ट के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका फिनांस एक्ट के अंदर लाया जाएगा। तो वो सारे चेंजेस किए भी इसलिए जाते हैं क्योंकि पिछले साल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और थी, इस साल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सर, फिनांस एक्ट 2026 कैसे आपका फिनांस बिल, किसके साइन के बाद, किसकी असेंट के बाद फिनांस एक्ट बनता है? प्रेसिडेंट की साइन के बाद वो फिनांस एक्ट बनता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों पर से आपको इसको पास कराना होता है। पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद ही ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो क्लियर रहा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक फिनांस एक्ट रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि सर फिनांस एक्ट का मीनिंग क्या होता है और फिनांस बिल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो और ये बजट कब आता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ये मैंने बताया एवरी ईयर आएगा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर मैंने क्या बताया, ये हर साल आपका
आपका बजट आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, एवरी ईयर वंस आएगा। वंस का मतलब क्या है सर, आपका एक बार आएगा, ठीक है। लेकिन जिस साल इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन, उस टाइम पे दो बजट आते हैं। हो सकता है सरकार बदल गया, ठीक है, क्या हो गया, सरकार बदल गया, दो सेम सरकार आ गया, तो उस टाइम पे दो बजट रहेंगे। जो पहले वाला बजट होगा ना, ध्यान से समझिएगा, सरकार बनने से पहले का जो बजट होगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट बजट होता है ना, उसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग उसको इंटरिम बजट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, इंटरिम बजट के नाम से जानते हो। और जो दूसरा बजट रहेगा उसको आप लोग क्या कहोगे सर, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल बजट हो जाएगा। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान रखना है, एक आपका इंटरिम बजट होता है, एक आपका क्या होता है, फाइनल बजट होता है। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरिम बजट का क्या मीनिंग होता है, फाइनल बजट का क्या मीनिंग होता है। ये वो आपका सिचुएशन रहेगा जहां पे वंस ना करके आपका क्या रहेगा, आपका बजट है वो कितने टाइम आता है सर, 2 टाइम आता है। समझ आए। तो भाई डिफरेंस ये कुछ कुछ बातें थी जो हमने आज के अपने वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर देखी कि एग्जैक्टली आपका जो इनकम टैक्स नया आया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसके अकॉर्डिंग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमें कैसे कैसे मूव करना है। बाकी आगे बहुत बेहतरीन क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं, जहां पर हम लोग बुनियादी तौर पे काफी डिटेल में जाकर के एसएससी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, उसके बाद टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, इन तमाम चीजों पर काफी डिटेल में जाकर के वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।